am going to teach you Indian Constitution, chapter number 3 of Social Studies. Let's start. Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on टीवी पर हेली, प्रियांशी और सचिन तीनों मिलकर 2011 का फाइनल मैच देख रहे थे वर्ल्ड कप विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्साइटिंग मैच चल रहा था. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? सब लोग ये देखने में और बहुत क्यूरियोसिटी थी सबको जानने के लिए कि कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका. श्रीलंका had put up a challenge target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. But श्रीलंका जो है had put up a challenging target, उसने एक चैलेंजिंग टारगेट दिया इंडिया को ताकि वो अचीव कर सके. बट विद द फियरलेस बैटिंग ऑफ इंडियन कैप्टन, जो इंडियन कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उसका फियरलेस बैटिंग जो थी, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. उसकी वजह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. विक्ट्री में सब लोग बहुत खुश थे. हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वाचिंग टीवी. जब हेली टीवी देख रही थी तो टीवी देखते हुए वो अपनी मदर से पूछती है, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन ए टाई. जो प्रीवियस मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें टाई हुआ. व्हाट डज दैट मीन? टाई का मतलब क्या होता है? नीता बेन सेड. हेली, नीता बेन जो उसकी मदर का नाम था, उसने हेली को बोला, हेली, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. जो पॉपुलर गेम था क्रिकेट, उसमें आईसीसी ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट ने सिस्टमैटिक फॉर्म किया, एक रूल्स बनाए हुए हैं आईसीसी ने. एक टाई इन ए मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. टाई का मतलब ये होता है कि दोनों ही टीम ने इक्वल स्कोर बनाए. इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. इस तरीके से जैसे क्रिकेट के रूल्स हैं, उस तरीके से कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के जितने भी गेम्स होते हैं सब में अलग अलग नियम होते हैं, रूल्स होते हैं. इफ अ गेम हैज सो मेनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन of a populous nation, we surely require well-framed rules. एक गेम की तरह अगर हमें पॉपुलस नेशन को, जिसमें पॉपुलेशन काफी हो, उसको अच्छे से रन करना है, चलाना है, we surely require well-framed rules. तो हमें भी रूल्स जो हैं वो well-framed चाहिए. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India in a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये प्रियम्बल है. प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है. इसमें क्या होता है? ये एक्चुअली प्रियम्बल है, यानी हमारे रिटन लॉज हैं जिसके अंदर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जैसे वर्ड्स का यूज हुआ है. सिटीजन्स को जस्टिस मिलना, हमें हमारी सोच में फ्रीडम मिलना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, किसमें भी जिसकी हम पूजा करना चाहे, वर्शिप वगैरह में हमें फ्रीडम मिलना, इक्वालिटी मिलना,
चाहे वो अमीर हो गरीब हो, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी के साथ हम इंडिविजुअल लाइफ जी सकें, और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन को बांधे रखना। ये हमारा 26 डे है नवंबर का, जब ये प्रियम्बल बना, इनेक्ट हुआ, लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26, इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन ये बना कब, फ्रेम कब हुआ, इनेक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 से, यानी हमारे रिपब्लिक डे जब होता है उससे 2 महीने पहले। ये हमारा प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टमैटिक कंपाइलेशन और सेट ऑफ रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स है उसको सिस्टमैटिक बना के रखना हमारे मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the Constitution of the country. कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ए सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स का सिस्टमैटिक कंपाइलेशन जो कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए, टू रन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाने के लिए सिस्टमैटिक जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए तो हमारे कंट्री के जो रूल्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, या तो वो रिटन होता है या अनरिटन होता है। मीन्स कुछ जगह पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे हम लिखा हुआ होता है, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं होता है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें नेशनल गोल्स है, कुछ एम्स है, डेमोक्रेसी को लेके, सोशलिज्म को लेके, सेक्युलरिज्म को लेके। डेमोक्रेसी आपको पता चला होगा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो किसी एक राजा महाराजा के थ्रू नहीं चलती है, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मीन्स हमारी जो कंट्री है वो लोगों से ही बनती है, लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमें फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को अपने पसंद से चूज कर सकते हैं। तो नेशनल यूनिटी एटसेट्रा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एस्टैब्लिश की गई। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, और वो स्टार्ट की गई काम करना, वर्किंग होना 9 दिसंबर 1946 से। The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. जो Constituent Assembly थी वो बहुत important और अलग-अलग scholars, leaders ने मिलकर बनाई है। Their political vision
and foresight was incorporated in the constitution. Constitution में उनका जो foresight रहा, political vision रहा, वो बहुत अच्छा रहा. लीडर्स लाइक कौन कौन से लीडर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्पफुल रहे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस. उन्होंने गाइडेंस दी. फ्रैंक एंथनी ने रिप्रेजेंट किया द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी. फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एच.पी. मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी. जो पारसी कम्युनिटी हमारी कंट्री में है, पारसीज को किसी भी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था एक्सेप्ट इंडिया. इंडिया के अलावा किसी और कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया. द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी एक्सेट्रा. जो कमिटी थी वो अलग अलग, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स थे, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, अय्यर थे, एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे उस वक्त, K.M. मुंशी एक्सेट्रा. कुछ फीमेल मेंबर्स भी, देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र, वहां पे कुछ फीमेल मेंबर्स भी थी, सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई जा रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, ताकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो, फिर उसमें रहने वाले लोग जैसे आप, मैं, हम सब उस रूल्स को फॉलो करें. तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो सेकंड पॉइंट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected as president of the Constituent Assembly. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे. देयर वर ए नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पे कुछ सब कमिटीज भी थी जो कि ध्यान रखती थी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के नंबर ऑफ कुछ कमिटीज बनाई गई थी. द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर gave to the constitution its final shape. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया. वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? chairmanship of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. Okay.
तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave to the Constitution its final shape. Total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि पूरे अब मीटिंग्स हुई, यानी कितनी बार मीटिंग्स रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन को और सेट ऑफ रूल्स को फाइनल करने के लिए 166 मीटिंग्स रखी गई। इतने सारे लोग एक 166 टाइम्स मिले, मीटिंग करी, डिस्कशन किया कि ये रूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस रूल के क्या इफेक्ट्स रहेंगे, लोग इसको कितना फॉलो करेंगे, फिर उसको आगे जाके पूरा फाइनल शेप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। और ऐसे 166 मीटिंग्स हुई, जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। On 26 November 1949, the committee passed the constitution, which was enforced on 26 January 1950. अब 26 नवंबर 1949 को कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया, लेकिन वो एनफोर्स कब किया गया, यानी लोगों के सामने ये कब कहा गया कि अब आपको इसी को फॉलो करना है। 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, वो यानी उस दिन सही मायनों में हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, एनफोर्स हुआ था। फ्रेम कब हुआ था, 26 नवंबर, और 26 जनवरी को वो इम्प्लीमेंट हुआ। 1949 में फ्रेम हुआ और 1950 में वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो 2-3 चीजें जानने को मिली। टाइम पीरियड क्या रहा उसका, 166 मीटिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीटिंग्स कह सकते हो, सेशंस कह सकते हो। सेशंस, टाइम 2 years, 11 months, 18 days. If I'm not wrong, yes. And 2 years, 11 months and 18 days. Constitution passed Constitution passed 26th November 1949. Constitution enforced
नवंबर की जगह हो गया दिसंबर, नाइनटीन 49 की जगह हो गया 1950। देखने में तो ऐसा लग रहा है एक साल का डिफरेंस है, पर अगर मंथ वाइज कनेक्ट करो नवंबर और दिसंबर, एक 2 महीने का फर्क है। 2 महीने में 2 महीने पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, 2 महीने बाद ये एनफोर्स हुआ, असेंबली में इतने सेशंस हुए, इतनी मीटिंग्स हुई, इतना टाइम पीरियड लगा, चेयरमैन ये थे और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लॉज नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर कोई लॉज ही फॉलो नहीं करेगा तो देश की हालत कैसी हो जाएगी? कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। What if there is no constitution? और तब क्या होगा जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो? हमें what do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? What if there is no constitution? तब क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो? No country can function without a constitution. कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं कर सकती, फंक्शन नहीं कर सकती। A constitution serves many objectives. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। It is a document which finally weaves the ethos and ideals of our country. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बुना जाता है आइडियल से, कंट्री के कुछ स्कॉलर्स लोगों के जरिए। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव। ये ऐसा बताता है कि हमारी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होती है, मतलब हमारी कंट्री किस तरह की गवर्नमेंट को फॉलो करती है। लाइक 2-3 तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें से 2 मेन होती है। एक प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट होती है, एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, हम लोग उनके मेंबर्स को चूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। देन जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके द्वारा चूज किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाय द लोकसभा मेंबर्स। एंड प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट जो कि प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट होती है जो अमेरिका में, जहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल चलता है। लाइक अभी ट्रम्प का जो रूल चल रहा है अमेरिका में, तो वो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट है। वो आइडिया तो सबसे लेता है, जो ट्रम्प है वो सबसे पूछता है, आइडिया लेगा अपने मिनिस्टर्स वगैरह से, बट करेगा वो जो उसके मन में आएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट करती वो है जो लोगों की होती, क्योंकि मतलब अपनी नहीं कर सकती। रीजन जो हम लोगों ने चूज की है वही तो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, वही तो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं। इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, और किस तरीके से हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. Democratic form of government में, यानी parliamentary government में, we elect our leaders, हमारे leaders को हम elect करते हैं, so that they can run the administration, ताकि वो administration को चला पाए अपने behalf पे। However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders। और इससे क्या होता है कि हम चूज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे मतलब हालांकि पता लग सकता है कि जो हमारा प्रोविजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें चेक कर सकते हैं कि कोई पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, कोई हमारी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा। कैसे? पहली बात तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल के लिए। यानी हम जो नेता चुनते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए वर्किंग रहते हैं। अब अगर वो मिसयूज करते हैं तो लोगों को पता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को पता है कि गवर्नमेंट अगर मिसयूज कर रही है तो नेक्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो उन लीडर्स को चूज नहीं करेगी, जिसके डर से लीडर्स कभी गलत काम करते ही नहीं है और वो वही काम करते हैं जिससे लोग उनकी तरफ
अट्रैक्टेड रहे या फिर कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, या पॉजिटिव उनकी थिंकिंग रहे लोगों की हमारे लिए, और ऐसा ही वो काम करते ताकि वो इलेक्शन में दोबारा से अपनी सीट पा सके अगले 5 साल, इस 5 साल के बाद दोबारा 5 साल आ सके। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गड़बड़ करने के चांसेस थोड़े कम हो, क्योंकि लोग इसको चूज करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, बाकी बचा हुआ चैप्टर तो हम नेक्स्ट इसमें करेंगे लेक्चर में, बट आज हमने क्या पढ़ा, ये बच्चों का डिस्कशन था जिसमें डिस्कशन करते करते कि अगर कोई गेम के रूल्स होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट कंट्री को चलाने के लिए रूल्स क्यों नहीं होते, अगर रूल्स होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। तो उसने प्रीएम्बल बताया, प्रीएम्बल जो होता है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रीएम्बल है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारे रूल्स बने, जो इसमें बेसिस बता रखा है कि ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये वो ये सब बता रखा है, तो वो उसी के बेसिस पे है। अब उसमें फिर ये किस तरीके से बनी, गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ, तो 166 मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स में कई स्कॉलर्स बैठे जिन्होंने, यहाँ तक कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उन्होंने तो पूरा वर्ल्ड टूर किया, हर वर्ल्ड के हर कंट्री में से कुछ कुछ जो रूल्स हैं वो लिए जो कि अच्छे लगे उनको, और वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर दिए। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स्ड है, मीन्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए, अंग्रेज जब राज करके चले गए तो उनका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फिर और जो वर्ल्ड टूर किया तो वहां पे जो जो जिस की कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज अच्छी लग रही थी वो उठाई और फिर डाल दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स कर दी। तो जो मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्सचर ऑफ रूल्स है, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें 166 मीटिंग्स हुई, सबसे डिस्कशन हुई, सबने उस चीज पे सहमति दी, वोटिंग हुई होगी, उसके बाद ये रूल्स बने, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसको 166 मीटिंग्स होने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो चुका था 26 नवंबर 1949, बट वो एनफोर्स हुआ 26 दिसंबर 1950। फिर गवर्नमेंट इससे क्या, अब आगे क्वेश्चंस रखिए कि इससे क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, लाइक प्रीएम्बल में हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा, सेक्युलरिज्म पढ़ा, रिपब्लिक पढ़ा, तो उसका मीनिंग क्या है, उसको और डीप में समझेंगे। फेडरल स्टेट पढ़ा, तो ये सब हम समझेंगे, मैप देखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इतना रीड करना और जो मैंने नोट्स बनाए उसको कंप्लीट करना। Okay, till then, bye-bye. We'll meet in next lecture with this chapter.